हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज बात करते हैं अपने टॉपिक की। देन आई नो कि 3.5 नहीं बना है, मैं 4.1 डायरेक्ट डाल रही हूँ। जो टॉपिक थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं उनका मटेरियल मतलब इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो ईज़िली हो पाता है वो मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती काम। देन मैं बिज़ी चल रही हूँ, तो बार बार मैसेज ना करें। मुझे पता है 2.5 और 3.5 रह गया है। तो आज हम बात करते हैं अपनी 4 यूनिट की। 4 यूनिट में हम बात करें 4.1 बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, IDD, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बात एक है। यहाँ उन्होंने मालूम कर रखा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी है। डेफिनेशन, मीनिंग, डिस्क्रिप्शन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रिवलेंस, इंसिडेंस, हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव और इसके मिथ्स। ठीक है, तो हमें आज ऑल ओवर बात करनी है अपने टॉपिक इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता के बारे में। जो जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट के हिसाब से हम पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखें कि करके हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्टली हम लोग समझते हैं, हमारा टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंडर। हमें समझना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। ये सब तीनों एक ही टर्म है, एक ही नाम से आप तीनों का कुछ भी नाम आए, आपको जो मैं बता रही हूँ आपको वही चीज़ पर लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमारी टॉपिक की डिमांड है ये। मानसिक मंदता को बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता भी हम लोग कहते हैं। ठीक, उसके बाद है मानसिक मंदता विकासात्मक अवस्था में होती है। जो मानसिक मंदता जो हमारी कंडीशन उपलब्ध होती है वो एक डेवलपमेंट टाइम में होती है, जब बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा होता है। मतलब 18 साल की एज से पहले पहले अगर किसी कारण क्या है व्यक्ति के माइंड में, मस्तिष्क में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी के कारण बच्चे का क्या होता है, विकास अधूरा रह जाता है या अपूर्ण रह जाता है, जिसके कारण जो उसकी कंडीशन ख़राब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ बात कर रखी है शारीरिक विकास की अपेक्षा में मानसिक विकास कम होता है, कि इसका जो शारीरिक विकास, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके मुकाबले, उसके तुलना में जो बच्चे का प्रभावित होता है वो उसका मानसिक विकास तुलना प्रभावित होता है। कभी कभी कुछ कंडीशन में बच्चे के फिजिकल जो मतलब डेवलपमेंट होता है उस पर से होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो ठीक प्रकार से हो जाता है, बट उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो उसका मानसिक विकास है, वो इफेक्टेड हो जाता है। आगे देखें, मानसिक मंदता का तात्पर्य मस्तिष्क के अपूर्ण या सीमित विकास से है, जिसके कारण व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में असामान्यता दिखाई पड़ती है। हमने अभी बात ऊपर ही मैंने ये चीज़ को क्लियर की कि जो बच्चे का विकासात्मक अवस्था चल रही है ना, जो बच्चे का विकासात्मक अवस्था है, इसके दौरान मस्तिष्क में क्या हुआ, कुछ अपूर्ण या सीमित विकास हो गया किसी भी कारण से। कुछ नोन या अननोन फैक्टर्स होते हैं, हमने ये पढ़ रखे हैं क्या कारण होते हैं, कि हमारे कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कारण हो सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के बौद्धिक विकास क्या है, क्षमता में असामान्यता दिखाई देती है, जिसके कारण उसके विकास में कुछ ना कुछ कमी रह गई, जिसके कारण क्या है व्यक्ति के जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक क्षमता है, उसमें क्या है डिसेबिलिटी या कुछ असामान्यता जो एक सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग दिखाई देती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या दे रखी है डेफिनेशन। मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाकलापों की अर्थपूर्ण कमी से है। जब मानसिक मंदता या हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो एक सामान्य हम बौद्धिक क्रियाकलापों की बात करते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक अर्थपूर्ण कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में क्षति देखने को मिलती है। जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो इफेक्ट होता है साथ में, और ये विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है। और जो कभी जो कंडीशन है कब आती है, ये विकास की अवधि के दौरान आती है, कि प्रेग्नेंट बच्चे की, जो बच्चे की 18 साल तक की आयु से पहले पहले जब उसके अंदर इस प्रकार की मतलब कि जो उसका डेवलपमेंट टाइम चल रहा है बच्चे का 18 टाइम एज तक, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होकर बच्चे के अंदर जो है ये अवस्था उपलब्ध हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। आगे हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर कर चुके हैं, बट हमें बात कर रहे थे ये लोग अंडरस्टैंडिंग है ना, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की। ये मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका।
इस टॉपिक के हिसाब से वो हमने देख लिया। यहाँ पे बात कर रखी है आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। हम सभी जानते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके क्लासीफाई कर रखा है, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, शैक्षणिक वर्गीकरण, चिकित्सकीय वर्गीकरण। इन तीनों को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वहाँ जाके इस डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम व्यापकता और विस्तार, मतलब जो हमारा प्रीवलेंस और इंसिडेंस होता है वो क्या होता है। तो पहले हम बात करें प्रीवलेंस मतलब व्यापकता। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है व्यापकता दर, इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन किया जाता है। व्यापकता शब्द का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों से है जो एक दिए गए आबादी में एक निश्चित समय से मिलते हैं। मतलब कि एक आबादी वाला गांव, शहर, जो भी एक स्पेसिफिक प्लेस है, वहाँ पे नए हो चाहे पुराने हो, सभी टोटल मामलों पे क्या है, सभी जो मामले होते हैं वो एक आबादी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। एक प्रकार का जिस तरह से शोध चलते हैं, अध्ययन चलते हैं। आगे देखते हैं क्या बात कर रखी है यहाँ पे, सभी विकलांग मामलों की संख्या। यहाँ पे बात कर रखी है कि एक शहर में कितने विकलांग हैं आज की डेट में। उसमें बात नहीं करते कि नए हों या पुराने हों, ये कौन सी स्पेसिफिक है, वो सब बात करते हैं, ऑल ओवर बात करते हैं। तो यहाँ इसको किस तरह से निकाला जाता है, व्यापकता दर बराबर विशिष्ट बीमारी, जो भी कोई स्पेसिफिक बीमारी होती है, जैसे आईडी वाले बच्चे, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उसके हिसाब से जो उनकी टोटल दी गई बीमारी, मतलब कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे, एक एग्जाम्पल के हमारे 5,000 लोग इस गाँव में रहते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे 5 बच्चे हैं, तो है ना, उस हिसाब से हम लोग इसे अपॉन करके लिख देते हैं, इंटू 100 करके उनकी हमें आबादी का परसेंटेज पता चलता है कि इस गांव की व्यापकता दर क्या है। आगे बात करें प्रिवलेंस, यहाँ पे उदाहरण की बात कर रखी है। पहले हमारे विस्तार की या प्रिवलेंस की। तो किसी क्षेत्र की जो 3,000 आबादी है, एक गाँव में 3,000 लोग रहते हैं, आबादी में एक बीमारी के जो हमारे 200 मामले हैं वो पुराने हैं और हमारे 500 मामले नए आए हैं 1 वर्ष के अंदर। तो इन सबको ऑल ओवर टोटल निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम व्यापकता बोलते हैं। वहाँ पे सभी बात की जाती है, नहीं कि नया पुराना। तो इसे हम किस तरह से निकालते हैं, विस्तार बराबर हमारे मामले जितने भी आए, हमारे स्पेसिफिक डिसेबिलिटी की बात करें तो 200 हमारे पुराने थे, 500 हमारे नए हैं, टोटल मिला के यहाँ पे क्या हो गया, 700 हो गया है, अपॉन हमारे 3,000 की आबादी है ना, और उसके बाद इंटू 100। तो इसको निकाल के जो फॉर्मूला के बेस पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो हमें पता चलेगा उसके बेस पे कि इस गांव में कितने % डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं, क्या इसका मतलब कि विस्तार दर इसका कितना % है इस गांव का। आगे देखें, सॉरी यहाँ पे विस्तार दर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रिवलेंस। यहाँ पे आपको गलत लिखा हुआ दिख रहा है, वेट, है ना, इंसिडेंस। तो इस इंसिडेंस में क्या होता है, इसमें तात्पर्य यह है कि एक विशिष्ट समय में एकाग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वे विस्तार दर कहलाते हैं। वेट, नहीं सॉरी, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ विस्तार सही है, इंसिडेंस को हम विस्तार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कर रखी है, इसमें बात कर रखी है कि जो एक विशेष समय में एकाग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वो हमारा विस्तार दर कहलाता है। जैसे हमारा पीछे बात कर रखी थी प्रिवलेंस में कि नए पुराने दोनों मामलों की बात की जाती है, बट हमारा विस्तार या इंसिडेंस में क्या है, सिर्फ नए मामलों की बात की जाती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम में बात करते हैं कुल जनसंख्या की, कि इस गांव में इतनी जनसंख्या है, उसके नए मामलों को निकाला जाता है, जो उसका प्रोसेस होता है वो हमारा विस्तार दर या इंसिडेंस कहलाता है। उदाहरण यहाँ हम बात करते हैं, क्या उदाहरण है, किसी बीमारी के क्या है 500 नए मामले निकल कर आए हैं 1 वर्ष के अंदर। वो कितने, एक गाँव में 3,000 की आबादी है, 30,000 की आबादी है, उसमें 500 मामले नए हैं कोई भी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के। तो यहाँ बात कर रखी है कि स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के यहाँ पे ना निकल कर आए हैं केसेस, और हमारी जनसंख्या कितनी है इस स्थान पे 30,000 है। इसकी हम इंटू करके 100 करके जो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्या होगा, ये हमारा विस्तार दर निकल के आ जाएगा। तो हम अपना समझिए, हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी समझी, हमारा प्रिवलेंस क्या होता है, हमारा इंसिडेंस क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया। अब आगे बात करते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। और अब बात करते हैं हम हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इतिहास में इन लोगों का मतलब क्या कंडीशन थी। तो यहाँ पे हम बात करें
कि जो विकलांगता का ऐतिहासिक स्वरूप है वो पुराने समय में दिव्यांगों को राक्षस, बुरी आत्मा और पुराने जन्मों का पाप कहकर बुलाते थे। इसके साथ ही उन्हें जान से मार दिया जाता। जब बात करें हम हिस्ट्री की, आपसे डेवलपमेंट डिसेबिलिटी सेक्टर में, तो जो पुराने लोग थे वो उस टाइम पे चीज़ों को लेकर क्या था, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह के बच्चे जब पैदा होते थे तो उनकी समझ में नहीं आता था कि इनका किसके पीछे का क्या कारण है। आज हम लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चीज़ों को लेकर हो चुका है, बट उस टाइम पे इस तरह की कंडीशंस नहीं थी। तो इन लोगों को बुरे मतलब कि राक्षस है, बुरे पिछले जन्म के पापों का फल है, इस तरह की बातें कह के इन्हें समझा जाता था और इन्हें बुरा समझ के क्या करते थे, मार दिया जाता था। आगे देखेंगे जब हमारी 12वीं शताब्दी है, ये सब चीज़ें आगे बढ़ी। 12वीं शताब्दी के आसपास कुछ धर्मावलंबियों ने क्या किया, दिव्यांगों को समाज का अंग माना। भारत में 5000 ईसा पूर्व दिव्यांगों की चिकित्सा की व्यवस्था की थी, जिसका विवरण उपनिषद एवं ग्रंथों में मिलता है। जो हमारे उपनिषद और ग्रंथ होते हैं, 5000 ईसा पूर्व साल में क्या किया, इन लोगों को डिसेबिलिटी वाले जैसे बच्चे होते थे, इन्हें क्या करा, समाज का अंग माना गया। जिसके हिसाब से क्या हुआ, जिसकी बातें अगर हम आज सुनते हैं कि कब होता है, ये हमारे कौन से ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद हम बात करें 4वीं शताब्दी आते आते दिव्यांगों के लिए आश्रम की व्यवस्था कर दी गई। हमारे 5000 ईसा पूर्व इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया कि इस तरह के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। बट 4वीं शताब्दी आते आते इन बच्चों के क्या हुआ, शताब्दी आश्रम की व्यवस्था शुरू कर दी गई। उसके बाद हमारी 17वीं शताब्दी को शैक्षणिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो मतलब अवेयरनेस हुई है वो हमारी 17वीं शताब्दी में ही हुई है। इस समय शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। इसी समय पेरिस के आम्बे, चार्ल्स माइकल और सैमुअल हावे ने हस्तचलित पद्धति का विकास किया। कि मतलब इस सेक्टर में क्या हुआ, अवेयरनेस आई और इनके लिए क्या हुआ, कि हमारी कुछ पद्धतियों का निर्माण होने लगा। आगे बात करें, इसी काल में एक दर्शन शास्त्री रेनी डे स्काई ने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसी काल में पेट्रा पोंस डी लीथान नामक एक स्पेनिक मंक ने पढ़ना लिखना सिखाया। इसी काल में सूरदास, जो जन्म से ही दृष्टिहीन थे, उन्होंने कृष्ण के गुणों के कवियों की रचना की। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे महान हिंदी के कवि हैं सूरदास, वो हमारे 17वीं शताब्दी के बाद आए थे और वो जन्म से क्या थे, वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो इनसे लोग क्या हुए, प्रशंसा हुई इनकी, लोग इनसे अवेयर हुए, इनके बारे में जानना शुरू किया। उसके बाद हमारे जो एक दर्शन शास्त्री थे रेनी डे स्काई ने क्या किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन बच्चों की ने क्या किया, थोड़ी पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। उसके बाद करें इस काल में मुस्लिम दृष्टिहीन अन्नान, जो कि आगे चलकर हाफिज बने। इसी काल में मराठी एवं पेशवास ने गुप्तचर और जासूसी हेतु मूक बधिर लोगों की नियुक्ति की। इसी काल में दिव्यांगों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन दिखा तथा इनके शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में सोचा जाने लगा। कि जब बात करी गई डिसेबिलिटी सेक्टर की, जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज़ हुई, अवेयर हुई, तो उसमें एक मुस्लिम शास्त्र थे, दृष्टिहीन थे, उनका नाम अन्नान था, जो आगे चल के इन्होंने कुरान हाफजा किया। इसी काल में एक मराठी एवं पेशवा ने गुप्तचर और जासूसी हेतु मूक बधिर लोगों की नियुक्ति की। जब हमारे मराठी एवं पेशवा में क्या हुआ कि जब जासूसी की जाती थी तो उसके लिए क्या किया, मुख जो बोल नहीं सकते थे ऐसे लोगों को चूज़ किया, ताकि जो अगर पकड़े भी जाएँ तो अपनी जो हमारा जो सीक्रेट है वो किसी को बता ना सके। और हमारा क्या हुआ, इसी काल में क्या हुआ, इन बच्चों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में सोचा जाने लगा। विंदर ने 1968 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका और फ्रांस के आंदोलनों का अनुसरण करते हुए दृष्टि एवं श्रवण बच्चों की शिक्षा के प्रभावी तरीके ढूंढे कि जो बच्चे देख नहीं सकते और जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको हम किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका आविष्कार हमारा 1986 में हुआ, 18वीं शताब्दी के अंत में। इसके बाद देखें 1794 में पिनेल ने मानसिक अस्पताल से मानसिक रोगियों को लोहे की जंजीरों से आज़ाद करने का आदेश दिया। अगर हम बात करें पहले टाइम की, तो जो इस तरह के बच्चे होते थे उन्हें क्या है, एक कमरे में अलग से बंद कर दिया जाता था, उनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। वह 1974 में पिनेल ने क्या किया, एक मानसिक अस्पताल से इन रोगियों को क्या किया, आज़ाद करवाया इस तरह की कंडीशन से। और 18वीं सदी में हम देखते हैं कि विकलांग एवं श्रवण अक्षमता के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी क्रांतिकारियों में क्या हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगा।
इसके बात करें अगर हम 19वीं शताब्दी के अंतर्गत पहली बार क्रमबद्ध तरीके से विकलांगता की शिक्षा के लिए प्रयास हुए। अभी तक क्या किया जाता था, 18वीं शताब्दी तक इनके बारे में सोचा जा रहा था, बट अब हमारी 19वीं शताब्दी शुरू होते होते क्या हुआ, इनके लिए प्रयास की जाने लगे कि इन बच्चों को हम समाज का अब अंग मानेंगे और इनको इस तरह से हम जीवन लाइफ में सर्वाइव करने के तरीके सिखाएंगे और किस तरह से इन्हें पढ़ाएंगे। आगे देखें, समूह लाडली, अमेरिका 1876 ईस्वी में भी निःशक्तों के सीखने के संदर्भ में कहा निःशक्त बच्चे व्यवस्थित ढंग से सीख सकते हैं। इन्होंने कहा ये बच्चे बेकार नहीं होते हैं, अगर हम इन्हें ट्रेनिंग और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें तो क्या है, ये लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि बाधित के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा दृष्टि बाधित के पूर्व फ्रांस के 1861-1808 में लुईस ब्रेल का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पद्धति है दृष्टि बाधितों के लिए, उसका जो निर्माण हुआ था वो 1861 से 1808 के बीच में जन्म हुए लुईस ब्रेल के हाथों ही हुआ था। उसके थ्रू ही आज तक इन बच्चों की पढ़ाई चलती है, लुईस ब्रेल के सहायता से। इन्होंने बताया कि बिंदुओं के माध्यम से, जो हमारे ब्रेल लिपि होती है इसमें क्या होता है, बिंदुओं के माध्यम से एवं संप्रेषण के क्रमबद्ध तरीकों से दृष्टिहीन बच्चे सीख सकते हैं। उन्हें 1885 सर फ्रांसीसी गार्ड ने लंदन में पहला मानसिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। इनकी जो फ्रांस में क्या हुआ, 1885 में लंदन में पहले मानसिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। 1934 में पहला मद्रास में मंद बच्चों के लिए सरकारी मानसिक अस्पताल की स्थापना हुई और 1974 में रांची में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना हुई। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया लोग अवेयर हुए और हम लोगों ने इस तरह के बच्चों को क्या किया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा अवेयर है और बहुत ज़्यादा कंडीशन में सुधार आ चुका है। आगे देखते हैं क्या बात करते हैं। इसके बात करते हैं हम मिथक की, कि मिस क्या क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पहला बात कर रखा है, मिथक और फैक्ट दोनों के बारे में बात करेंगे। बौद्धिक विकलांगता क्या है, एक वंशानुगत समस्या है। यहाँ इन्होंने क्या मिसकंसेप्शन है, एक जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो क्या है, एक जेनेटिक ही समस्या है, उसके अलावा वो किसी नहीं होती। बट रियल फैक्ट की मैं बात करूँ, क्या तथ्य है कि बौद्धिक अक्षमता कभी भी विरासत में मिलती है। हाँ, ये बात सच है कि वंशानुगत क्या है, वंशानुगत समस्या हो सकती है, बट अधिकतर जो ज़्यादातर केसेस हम लोग देखने को मिलते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट के कारणों से होता है। जो हमारे बाहरी प्रभाव होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, इस कंडीशन से हमारी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। सेकंड में बात करूं, मिथक, बौद्धिक अक्षमता संक्रामक होती है। इन्होंने बात की कि एक समस्या है, एक संक्रामक समस्या है। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता किसी भी प्रकार के संपर्क से नहीं फैलती। जो हमारा संक्रामक होता है वो एक दूसरे के इंटरेक्शन में आने के चीज़ें फैलती हैं। बट अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की, तो ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है। नेक्स्ट बात करूं, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को अनुशासित किए जाने पर उन्हें रुलाना नहीं चाहिए। कि जब हम उन्हें कोई चीज़ सिखा रहे हैं, उन्हें अनुशासन में लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो उन्हें क्या है, उस प्रकार रुलाना नहीं चाहिए। एक मिथक है, क्यों नहीं। अगर हम तथ्य की बात करें, सभी प्रकार की तरह बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को भी अच्छे व्यवहार की शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्हें अनुशासित करते समय उनकी सीमाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हम अन्य बच्चों को क्या है कि एक डिसिप्लिन में रखते हैं, एक अनुशासन हम उन्हें सिखाते हैं, इसी प्रकार से हमें स्पेशल बच्चों को भी अनुशासन में रखना चाहिए। बट उनके जो भी फैक्ट है हमें उसको भी साथ में ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद बात कर रखी है कि विवाह जो है, शादी करने से बौद्धिक अक्षमता को ठीक कर सकता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, बट इट इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम शादी करने से, अगर हम किसी इस तरह के व्यक्ति की शादी कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। फैक्ट पढ़ें, ये पूरी तरह से झूठ है। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति से विवाह साथी की पूर्ण सहमति से ही होना चाहिए, जिसे व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम इस तरह के व्यक्ति की हम शादी कर देंगे, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, ये भी लड़का ही लड़की से झूठ बोल के, बट ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो अगर इस तरह के व्यक्ति की शादी भी की जा रही है तो सामने वाला जो पार्टनर है उसे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेडिकली। आगे देखें कौन सा मिथक है।
नेक्स्ट बात करें, दवाएं और विटामिन बौद्धिक क्षमता को ठीक कर सकते हैं। अगर हम ठीक प्रकार से बच्चों को दवाइयाँ दें, विटामिन मल्टीपल्स जो भी हम अवेलेबल करा सकते हैं, क्या है, अगर हम इन्हें वो दें तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। बट ये जब बौद्धिक क्षमता उपचार योग्य स्थिति के कारण होती है तो उस स्थिति का उचित उपचार उसे ठीक कर सकता है। हालांकि ऐसा कोई टॉनिक या ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इस कंडीशन को ठीक कर सकती है, क्योंकि ये कंडीशन जो हमारा डेवलपमेंट टाइम में उपस्थित हो, जब वो डेवलपमेंट टाइम चला गया तो उस टाइम को हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। जो कमी रह गई है व्यक्ति के अंदर वो कमी रह जाती है। नेक्स्ट बात करें, बौद्धिक क्षमता वाले वयस्क दूसरों के लिए यौन खतरा पैदा कर सकते हैं क्योंकि उनका यौन नियंत्रण खराब होता है। तथ्य, बौद्धिक क्षमता वाले वयस्क यौन रूप से बाधित होते हैं। मिथक, पिछले जन्म के माता पिता के बुरे कर्म बौद्धिक क्षमता का कारण बन सकते हैं। एक क्या है, कुछ एक इस तरह के कॉन्सेप्ट हमारा फैला हुआ है कि जो पिछले टाइम में जो लोग होते थे वो ये मानते थे कि जो आज का बच्चा इस कंडीशन में उपलब्ध है, जो उसके माता पिता के जो पुराने जन्म में कुछ कर्म है, कुछ बुरे कारण है, वो आज उसका कारण बन सकता है। बट ये फैक्ट है, ये पूरी तरह से झूठ है। इस तरह के विश्वास माता पिता पर पहले से ही पड़े हुए बोझ को और बढ़ाते हैं। जो इस तरह के बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत तरह से इस कंडीशन से उभर नहीं पाते, वो परेशान होती है। इस तरह के फैक्ट उन पेरेंट्स को और भी परेशान कर दिया था। बट ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है और झूठ है। आगे बात करें कि धार्मिक चिकित्सा बौद्धिक अक्षमता को ठीक कर सकता है। अगर हम किसी रिलीजियंस की हेल्प लें तो क्या है, वो चीज़ बच्चों को ठीक कर सकता है। जैसे हम अलग अलग रिलीजन होते हैं तो अलग अलग रिलीजन के कुछ अलग अलग धर्म गुरु होते हैं, अगर हम उनकी हेल्प लेते हैं तो क्या है, बच्चा ठीक हो जाता है। बट ये फैक्ट फिर भी गलत है, पूरी तरह से गलत है। अवस्था में मरहम लगाने वाले माता पिता को विश्वास दिलाने के लिए गुमराह करते हैं कि वे बौद्धिक अक्षमता से ठीक कर सकते हैं। इस दावे का समर्थन करने वाले कोई प्रमाण या वेद शोध आधारित साक्ष्य नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा झूठ है। देन हमने पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ट्राई किया। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।